अब हम एमसीक्यू शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 के। तो देखिए, सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द टर्म थ्योरी। ठीक है, अच्छा थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? तो देखें, डेफिनेशन ऑफ थ्योरी, ठीक है, थ्योरी की हम डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। नोट्स अगर हम खोलें तो नोट्स में थ्योरी की डेफिनेशन हमने लिखी थी यहाँ पे, a well substantiated explanation of a natural phenomena supported by experiments and evidence। यहाँ पे अगर हम आए और देखें कि कौन सी मिलती जुलती, आपको ये आप याद रखें, आप पढ़े हो गए हैं, अब आपको है ना एग्जैक्ट सेम टू सेम डेफिनेशन ही मिलेगी। आपने देखना है कि यार ये चारों डेफिनेशंस हैं, कौन सी मिलती है उस डेफिनेशन से जो मैंने पढ़ी है, ये वाली और साथ में किताब में भी। ठीक है, सो किताब में भी अगर मैं आपको थ्योरी की डेफिनेशन दिखाऊं तो ये रहा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर दैट साइंटिस्ट हैव वेरीफाइड थ्रू रिगरस टेस्टिंग। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे नीचे नहीं मिलेगी, आपने देखना है कि अच्छा कौन सी मिलती जुलती है। तो देखिए, सबसे पहला एमसीक्यू क्या, अ थ्योरी इज अ गेस और हंच अबाउट समथिंग दैट हैज अकर्ड इन नेचर। ठीक है, इसमें ये गलत है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जब आप तुक्का मारते हैं, गेस मारते हैं, वो क्या होता है, हाइपोथेसिस। तो ये क्या है आपकी हाइपोथेसिस, तो ये तो आपका आंसर नहीं है, एक ऑप्शन हटा सकते। फिर दूसरा ऑप्शन आता है, a theory is a comprehensive set of ideas explaining a phenomena in nature। yes, ये सही है, ये हमने पढ़ा भी हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा था is a well substantiated explanation of natural phenomena, और यहाँ पे क्या कह रहा है, explaining a set of ideas explaining a phenomena। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश की क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि इसे हम कहते हैं कि आप रिप्लेस करते हैं या सिनोनिम्स लिखते हैं। ठीक है, इसलिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है, आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप हर सब्जेक्ट में फंस रहे हैं। तो इंग्लिश की अगर आप बैच में तो ज़रूर उसकी है ना ध्यान से प्रैक्टिस करें, या फिर अगर आप बैच में नहीं है तो प्लीज़ इंग्लिश को ध्यान से आप है ना प्रैक्टिस करें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप यहाँ पे है ना काफ़ी फंसेंगे। ठीक है, तो इसका है ना आपने ख्याल रखना है, क्योंकि साइंस लिखी जाती है इंग्लिश में, तो इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर बी है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट बिलो करेक्टली आइडेंटिफाइज द डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्या, लॉज एंड थ्योरी। अच्छा, लॉ और थ्योरी में क्या फ़र्क है, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ था। अगर हम नोट्स में आए, यहाँ पे हमने लिखा था डिफरेंस क्या, अ थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई अ फिनोमेना हैपेंस व्हाइल अ लॉ डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस। ठीक है, इस थ्योरी में आप ये समझाते हैं कि क्यों हो रहा है, लेकिन लॉ में आप ये समझाते हैं कि क्या हो रहा है। तो अब लॉ में हम आते हैं, ये देखिए पहला ऑप्शन, लॉ डिस्क्राइब्स अ फिनोमेना। ठीक है, डिस्क्राइब कर रहा है, थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, व्हाट, ये फिनोमेना है क्या, और ये समझा रहा है कि व्हाई, तो इसलिए ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर के। ठीक है, ये समझा रहा है आपको कि व्हाई अ फिनोमेना हैपेंस, तो ये हमने अब यहाँ पे टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डू साइंटिस्ट्स डेवलप अ हाइपोथेसिस बिफोर कंडक्टिंग रिसर्च। अच्छा, अब साइंटिस्ट हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो अब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट गिव्स देम द डायरेक्शन ऑन हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ देयर रिसर्च। नहीं, ये तो गलत है, ये तो आप तुक्का मारते हैं। हाइपोथेसिस हमने क्या पढ़ा हुआ है कि आप तुक्का मारते हैं, गेस मारते हैं, तो इसमें तो कोई शुरू ही नहीं हुआ कि कि मतलब दिस इंटरप्रेट रिजल्ट्स उस हिसाब से, ये तो आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया उसके बाद हो रहा है, तो ये तो आंसर नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन है, इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट आउटकम्स एंड डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ द रिसर्च। यस, ने रिसर्च शुरू की भी नहीं है अभी तक। ठीक है,
आपने रिसर्च शुरू नहीं की है, लेकिन वो आप डिफाइन करें कि अच्छा यार मैं है ना लेट्स से ग्रेविटी को देखना चाह रहा हूँ, फोर्स को देखना चाह रहा हूँ, एनर्जी को देखना चाह रहा हूँ, ऐसी चीज़ें। और दूसरा आप प्रिडिक्ट करते हैं आउटकम्स को। कि हाइपोथेसिस हमने जब लिखी थी, जैसे हमने लिखा था कि फोर्स होती है, ठीक है, एक इनविजिबल फोर्स होती है, तो उससे हम कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है। आप प्रिडिक्ट करें कि यार ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो मुझे पुल कर रही है, तो ये इसका मतलब है प्रिडिक्टिंग आउटकम्स। आप प्रिडिक्ट करते हो कि यार ये क्यों हो रहा है, ये, और रिसर्च करने से पहले, एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप इन्हें डिफाइन कर लेते हो कि अच्छा ये मैं देखने वाला हूं। तो इसलिए आंसर्स का क्या है? फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराएं किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन स्टडीइंग हाउ ग्लासेस हेल्प पीपल सी। ये देखिए, ये वापसी वो एफसीक्यूज आ गया ना, मैंने बोला था कि ये एफसीक्यू हमेशा आता है। तो इसलिए आपने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में मैंने आपको ये पढ़ाया था ऑप्टिक्स, ये हमेशा याद रखें, ये बहुत ज़रूरी एफसीक्यू, ये पेपर में भी आता है, ठीक है। जब भी चश्मों से रिलेटेड और नज़र से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें क्या आ गया, ग्लासेस आ गई, विजन आ गई, लाइट आ गई, क्या होता है फील्ड ऑप्टिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स हीट के ऊपर है, थर्मोडायनामिक्स आपका ऑप्शन ए होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसके ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स के ऊपर, वो साइड पे हो गया। मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स में मूवमेंट, फोर्स, कैनेमैटिक्स, ये सारी चीज़ें आती है, तो ये तो आपको। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन स्टडीइंग हाउ एयर कंडीशनर्स कूल योर हाउस, ठीक है, हाउ टू कंडीशनर्स कूल योर हाउस, मतलब अच्छा ठंडक से रिलेटेड हो रही है, गर्माइश से रिलेटेड हो रही है, तो ये कौन सी फील्ड है, ठीक है। सो अगेन इसमें किससे बात हो रही है, हीट से रिलेटेड हो रही है। हीट मतलब आप ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो मतलब हीट स्लैश कूल। ये किस में हमने पढ़ा हुआ है, ये आती है आपकी फील्ड थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आप हीटर्स के बारे में पढ़ते हैं। वापसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गलत है, क्यों, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा सर, इलेक्ट्रिसिटी तो लगती है एयर कंडीशनर में, हाँ लगती है, लेकिन आपकी जो हीट और वो सारी प्रोड्यूस हो रही है, वो कैसे हो रही है, वो थर्मोडायनामिक्स की वजह से हो रही है। बिजली देना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बिजली से रिलेटेड कोई मेन काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर बी नहीं है। और इसमें मैग्नेट्स भी इधर बहुत मेजर स्केल पे इन्वॉल्व नहीं है, बहुत छोटी सी एक एप्लीकेशन आती है। मेन चीज़ है ना वो थर्मोडायनामिक्स की आती है। न्यूक्लियर फिजिक्स आ गया, उसमें तो आप एटम को तोड़ते, तो ये तो बिल्कुल नहीं। और ऑप्टिक्स अभी हमने पढ़ा था, ये तो उसमें बिल्कुल नहीं, इसका सिखा दिया। फिर आते हैं क्वेश्चन 6 पे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अच्छा ये कौन से पार्टिकल्स हैं आपके, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, नॉट माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे छोटे, जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, एटॉमिक लेवल पे होता है। तो वो हमने किस चीज़ में पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ है हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। कि आप क्या कर रहे हैं, जो आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जो आपके न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस उससे रिलेटेड चीज़ें आप क्या करते हैं, आप न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, बनाते हैं, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, वो हमने पढ़ा हुआ है न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो इसलिए इसका आंसर न्यूक्लियर फिजिक्स है। अगर बाकी ऑप्शन देखें, प्लाज्मा फिजिक्स, ये तो गलत है। प्लाज्मा आपका एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, तो जैसे सॉलिड लिक्विड गैस है वैसे ही आपका प्लाज्मा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सॉलिड स्टेट या आपके सॉलिड से रिलेटेड ये गलत है। और इलेक्ट्रिसिटी बिजली, कहीं पे भी यहाँ पे बिजली का जिक्र किया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है, विच ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, विच ब्रांच ऑफ साइंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग। अच्छा एक कौन सी फील्ड है जो इंजीनियरिंग में बहुत अहम चीज़ प्ले करती है, तो इसका जो आंसर है
वो ऑब्वियस है, वो है फिजिक्स। फिजिक्स मेनली उसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे मैकेनिक्स और ये सब। ठीक है, बायोलॉजी बायोलॉजी तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसमें आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स बिल्कुल नहीं होगी, वो भी आ सकता है बॉडी। अब केमिस्ट्री आ गई। केमिस्ट्री अब एक फील्ड होती है केमिकल इंजीनियरिंग, लेकिन वो एक छोटी सी हिस्सा है। मेनली जो आपकी सारी जो इंजीनियरिंग आती है वो फिजिक्स से रिलेटेड आती है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, बी नहीं। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ। अच्छा, फिजिक्स अब कौन सी ब्रांच में आती है? तो इसका हमने पढ़ा था कि कि पहले सबसे आपकी आती है, एक डायग्राम हमने अपनाई थी, वो होती है साइंस। ठीक है, साइंस में दो किस्मात होते हैं, एक होती है आपकी फिजिकल साइंस और दूसरी होती है आपकी बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, फिर फिजिकल साइंसेस एक फील्ड आती है, उसे हम कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा, फिजिकल साइंसेस। ठीक है, और बाकी फिर बायोलॉजिकल साइंसेस ये तो बिल्कुल नहीं आएगा इसमें, ये बायोलॉजी से रिलेटेड। सोशल साइंस ये भी अगेन ह्यूमंस और उसके बारे में हो गए, और लाइफ साइंसेस तो ये तो गलत हो गए। ठीक है, ये है ना आपके तीन मोस्टली आते हैं इसमें बायोलॉजी। तो इसका आंसर हो गया ए, 8 ए फिजिकल साइंसेस। इससे हमारे सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं।